Assalamu alaikum everyone. Once again, welcome to our podcast from Islamabad Model College for Girls Baharakoot. Today we have a very non-Naat Khan Atra Mohsin with us. Assalamu alaikum ma'am. वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? Atra Mohsin is one of the first students to walk through the gates of Islamabad Model College for Girls Baharakoot. She has been mesmerizing everyone with her soul-stirring recitation of Naat, inspiring hearts and soul with her beautiful voice and devotion to our Prophet, our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In this college and different colleges, universities, and TV channels such as the National Channel TV. She is a talented Naat who also shines as a respected judge in Naat competitions at different platforms. Let's get to know about her. With your permission, ma'am, can I ask you some questions? Yes, sure. आप इतने से बाद इस कॉलेज में आई हैं, फर्स्ट बैच से लेकर अभी करंट आई तक आपने क्या तब्दीलियाँ देखी इस कॉलेज में? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आपका और स्पेशल प्रिंसिपल का और इस कॉलेज का कि ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि मैं एक स्टूडेंट थी, फर्स्ट स्टूडेंट थी। और अगर मैं थोड़ी सी अपनी हिस्ट्री बताऊँ तो मैं लाहौर से आई थी। हम बेसिकली लाहौर से हैं और हम अभी यहाँ पर इस्लामाबाद शिफ्ट हुए थे और ये कॉलेज तब बिल्कुल नया नया बना था, तो मैं फर्स्ट बैच की स्टूडेंट थी। और तब्दीलियों के बाद हम थोड़ी सी आगे करते हैं। अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं आई थी इस कॉलेज में और आज जहाँ तक मैं हूँ, मैं ये कह सकती हूँ कि कॉलेज ये जो है ये मेरा एक फर्स्ट स्टेप था मेरी कॉन्फिडेंस लेवल के लिए, क्योंकि मैं बिल्कुल नई थी इस्लामाबाद में भी और इस कॉलेज में भी, और ये कॉलेज में बिल्कुल न्यू था। उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं थी जो अब मैंने देखी हैं, जो आप तब्दीलियों की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे स्टाफ की कमी थी, यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी ऐसी, क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज़ नहीं बनती है तो उसको आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है डेवलप होने में और सारा कुछ। तो ये कॉलेज एक फर्स्ट स्टेप था मेरे लिए, मेरे करियर के लिए, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। मुझे इतना यहाँ पे बूस्ट दिया गया जब इन्होंने मेरी नात सुनी, क्योंकि नात मैं बचपन से ही पढ़ रही थी। मुझे टीचर्स ने, मुझे प्रिंसिपल ने इतना सपोर्ट किया, इतना हर असेंबली में आगे लेके आना, कंपटीशन होते थे वहाँ पे भेजना, और इसी कॉलेज के थ्रू ही हमने बहुत से कंपटीशंस विन भी किए हैं। तो मेरा ख्याल है ये कॉलेज मेरा फर्स्ट स्टेप है मेरी ज़िंदगी का कि मैंने अपनी करियर को यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से मुझे मोटिवेशन मिली, यहाँ से मुझे बूस्ट मिला कि मैं इस चीज़ को आगे लेके चलूँ। और जो आप तब्दीलियों की बात कर रही हैं वो मेरा ख्याल है हर जगह वही होती हैं। हर कॉलेज में जब वो नया बनता है उस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं होती, उस तरह से डेवलपमेंट नहीं होती, क्योंकि हर बंदा वहाँ पे नया होता है, उसको समझने में, उसको पूरा आगे लेके चलने में एक टाइम लगता है। तो तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा देखी हैं मैंने और बहुत अच्छी और पॉजिटिव तब्दीलियाँ देखी हैं। जो आज भी मैं आई हूँ, मैंने सारा विजिट किया है यहाँ पे, तो कैंटीन बहुत अच्छी बनी हुई है, ये आर्ट रूम, पॉडकास्ट रूम ज़बरदस्त है। मैं क्यों ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है एक बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, जो हमारे टाइम पे नहीं था। लेकिन अब बच्चों को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा इस चीज़ से, कैमरा फेस करने के लिए, उनको बात करने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो मैं कहती हूँ ये बहुत अच्छा स्टेप है, अप्रिसिएशन वाला स्टेप है ये, ज़बरदस्त है माशाल्लाह। ये सब तब्दीलियाँ जो हैं मैंने देखी हैं आपको माशाल्लाह। अच्छा, तो आपने नातवानी के सफ़र का आगाज़ कैसे किया और आपको किन चीज़ों ने इंस्पायर किया कि आप नातवान बने? इंस्पायर मेरे अपने घर वाले ही थे, क्योंकि मेरे दादा अबू नाथ खान नहीं है, अल्लाह उनको फिरदौस में जगह दी। मेरे चाचू हैं वो बाहर होते हैं, कबीर थे वो नाथ खान माशाल्लाह, मेरे चाचू लाहौर होते हैं वो नाथ खान माशाल्लाह। तो ये चीज़ घर से ही मुझे मिली। जब मैं छोटी सी थी तो मुझे फैमिली वाला एक हर माहौल, हर वक्त महफिल का होता था, जहाँ चार हम लोग इकट्ठे हो गए, हमने महफिल कर ली और वहीं से एक चीज़ डेवलप हुई। कुछ शौक था शुरू से ही, उस चीज़ को मैंने फिर कैच कर लिया और फिर उन्हीं से ही सीखा और उन्हीं से सीख के आज तक यहाँ पे हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी ने मुझसे ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक जज के तौर पर मुकाबले में हिस्सा लेने का तजुर्बा कैसा होता है, कैसे कंडक्ट करते हैं आप सब एज अ जज? इसमें ना कुछ चीज़ें होती हैं जो हम पार्टिसिपेट्स में देखते हैं, उसमें से मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। जब हम एज अ जज कहीं पे जाते हैं ना, हम सबसे पहले तो देखते हैं कि बच्चे ने जो नात सिलेक्ट की है वो कैसी है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी इस्लाह भी करते जाऊँगी जो लोग देख रहे हैं कि हम जब नात पढ़ते हैं ना, तो नात का मतलब होता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करना, ठीक है? तारीफ में और एक आपके इमोशंस में फ़र्क होता है। हम अगर मदीने वाले इमोशंस हैं हमारी उनसे लगाव है या हम मदीने में बुला रहे हैं, तो वो हम उन इमोशंस को या उन अल्फाजात को ना नात नहीं कह सकते। हम नात कहते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान होती है, तो ये नात होती है। तो नात की जो सिलेक्शन होती है ना वो जजमेंट में बहुत
मेन पॉइंट होता है, बहुत पहला पॉइंट होता है कि हम देखें बच्ची ने नात कौन सी सिलेक्ट की है, या वो बिल्कुल आउट ऑफ द वे चल रही है या वो नात का जो मायार है उसको लेके चल रही है। दूसरी चीज़ आती है कि नात की तर्ज। आजकल का जो ट्रेंड चल पड़ा है, मैं तो ट्रेंड ही कहूँगी उसको, कि हम गानों की तर्ज पे हमने नाते बना रहे हैं, और अस्तगफिरुल्लाह कि ऐसे ऐसे गाने के जो इंसान शायद सुन भी नहीं सकता है कि इस तर्ज पे भी नात आ रही है। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। आप इस चीज़ को भी प्रमोट बिल्कुल नहीं करते, हम इसको हमेशा से फहरिस्त में रखते हैं कि जो आपने नात पढ़नी है उसकी तर्ज गाने में नहीं होनी चाहिए। तीसरी जो चीज़ हमारी होती है वो होती है उसका लहजा, उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, वो कि बच्चा जो लफ्ज़ पढ़ रहा है क्या क्या वो सही पढ़ रहा है, पहली चीज़। और दूसरा, क्या उसको उस लफ्ज़ का मतलब पता है। अक्सर ऐसा होता है नाते पूरी पढ़ लेता है बच्चा, सब कुछ उसको ऐसा रटा लगाया होता है, लेकिन उसको पता ही नहीं होता वो पढ़ क्या रहा है। कोई एक लफ्ज़ है, अगर वो गलत पढ़ गया, उससे आप पूछेंगे कि इसका मतलब आपको पता है, तो वो ब्लैंक होगा वहाँ पे, उसको मतलब ही नहीं पता होगा। ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है। आपको नात का मतलब पता चाहिए, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि आपको ये भी पता हो कि आप नात किसकी पढ़ रहे हैं, किस शायर ने लिखी हुई है। तो ये तो बहुत प्लस पॉइंट हो जाता है कि उस बच्चे को पता है कि वो पढ़ किसको रहा है। अच्छा, तो आपकी पसंदीदा नात आपको उससे क्यों लगा हुआ है? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, इसलिए क्योंकि पसंदीदा नात बहुत सारी हैं। मैं कहूँगी एक लिस्ट पूरी आ जाएगी मेरे सामने, ये तो सारी मेरी पसंद की नातें हैं, तो सारी अच्छी होती हैं, लेकिन जो मखसूस आप मेरा पूछें, जो मदीने वाली नातें होती हैं ना, वो मुझे बड़े इमोशनल कर देती हैं, क्योंकि नात की मेरी ज़िंदगी में इतनी हैसियत है कि मैं अगर नात पढ़ रही होंगी ना, तो बहुत रेयर है कि मेरे आंसू नहीं होंगे, मैं रोना शुरू कर देती हूँ। और इतना बस अदब का मकाम कह लें आप, कि शुरू से ही हमने अपने बचपन में जो चीज़ सीखी हो ना, कि नात को कैसे पढ़ना है, नात का अदब क्या है, नात का एहतराम क्या है, तो उसमें जब आप चले जाते हैं, आप उनकी मोहब्बत से जुड़ जाते हैं, तो बहुत मुश्किल है कि आपके आंसू ना आए। और फिर उस टाइम बड़ा मुश्किल होता था पढ़ना भी, कि जब इंसान उस इमोशन में चला जाता है ना, उनसे मोहब्बत के नात के अल्फाज जब आपके दिल को छू जाते हैं, तो फिर मैं कहती हूँ बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो नातें बहुत सारी हैं, मदीने वाली नातें ज़्यादा मेरी फेवरेट हैं, तो बहुत सारी हैं, कोई एक नहीं मैं कह सकती। तो आप अपनी कोई फेवरेट नात का कोई शान चंद हमारे ऑडियंस को सुना दें? हाँ जी जरूर, बिल्कुल इंशाल्लाह। मैं दुरूद शरीफ का एक अशआर सुनाऊंगी। सारी सनों का है वक़ार दुरूद, पढ़ो के नाते नबी का है शाहकार दुरूद, दुरूद ही का ये फैज़ान है, मिली है हयात, मेरी दुआ के गले का सरनिहार दुरूद, मेरी दुआ के गले में सरकार दुरूद। दुखों ने तुमको जो घेराल, तो दुरूद पढ़ो कि गम के मारो का हमें है गमगुसार दुरूद, के गम के मारो का हमें है गमगुसार दुरूद, सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। माशाल्लाह, such a beautiful voice.
यहाँ अदब एहतराम का क्या मकाम होता है? आप अपनी ज़िंदगी में इसको कैसे तरजीह देते हैं? ये सवाल मैं अपने पिछले सवाल से ही रिलेट करूँगी कि मैंने बताया कि नात पढ़ना इटसेल्फ जो इसका मायने जानते हैं वो एक बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आप नात पढ़ते हुए ना आपको हर एक लफ्ज़ पे ध्यान देना पड़ता है कि क्या जो मैं लफ्ज़ पढ़ रही हूँ वो ठीक है, क्या उसका मायने ठीक है, क्या ये लफ्ज़ में आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बोल सकती हूँ, क्या ये अदब के ख़िलाफ़ तो नहीं हो जाएगा, क्या मेरे से कोई गलती कोताही तो नहीं हो जाएगी। तो नात पढ़ते हुए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि नात पढ़ना एक तलवार के ऊपर चढ़ने जैसा है कि अगर आपने कहीं पे कोई गलती की कोताही की तो आपकी पकड़ ना हो जाए। क्योंकि बाकी हम पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कुरान मजीद में हम गलती नहीं कर सकते, तो इस तरह नात पढ़ते हुए भी वैसे ही रिलेट है कि आप उनकी शान में कोई गुस्ताखी वाला लफ्ज़ ना बोल जाएँ, आपको पता ना चले, आप फ्लो में पढ़ जाएँ, तो वो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी ही अदब और एहतराम है कि आप खुद को बावजू करें, आप बैठे उस नीयत से कि आप आपकी शान बयान करने वाली, क्योंकि नात खाना एक बहुत रुतबा है, लेकिन हमारा मुआशरा ऐसा हो गया है कि हम शायद उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे, और नात खां भी कुछ ऐसे आ गए हैं कि हम उनको समझा नहीं पा रहे कि इस चीज़ को कैसे लेके चलना है और ये किस तरफ ये चीज़ कहाँ को जा रही है, किस तरफ को जा रही है। उसका अदब और एहतराम तो बहुत ही कम लोग रह गए हैं, बहुत ही मायावी लोग रह गए हैं कि जो समझ रहे हैं कि इस चीज़ को लेके कैसे चलना है। हम लोग बस ऑडिटोरियम वाले लोग हैं आजकल, उधर गए हैं, स्टूडियो में गए हैं और हमने पढ़ लिया है कि उसको ऑडिट्यून कर दिया है, फैला दो, वायरल कर दो, लेकिन हम समझ नहीं रहे कि ये एक्चुअली ये चीज़ थी क्या, ये आई कहाँ से थी, इसको कैसे लेके चलना था, इसका मकसद क्या था, इसका अदब व एहतराम क्या था, वो हम भूल रहे हैं। और अगर आप जब इसके अदब व एहतराम को समझते हैं ना, तो आपको अपनी ज़िंदगी में ऐसी तब्दीलियाँ मिलती हैं, ऐसे आपको अरूज मिलते हैं कि जिसका शायद आपको पता भी नहीं चलता, कि आपको बैठे बैठे ही आपको नज़र आता है अपनी ज़िंदगी में कि यार ये तो मैं इस लायक ही नहीं था, मैं तो इस काबिल ही नहीं था, कि जिससे भी आपको पता चलता है कि शायद आपकी कोई बात, कोई ऐसी कहा हुआ लफ्ज़ आपकी ज़िंदगी में फिर आपको पसंद आ गया है कि अपने महबूब के सबूत उसने आपकी ज़िंदगी में बहाने कर दी है। अब वो एहतराम का अगर आप सोचेंगे तभी आपको अपनी ज़िंदगी में असर मिलेगा। अगर आपकी नीयत ही कुछ और है, आप करना ही कुछ और चाह रहे हैं, इसको किसी और वे में लेके जाना चाह रहे हैं, इसको आप अपना बिजनेस बना रहे हैं, तो वो एक अलग चीज़ होती है। तो सबसे पहली चीज़ ही जो आपका सवाल है नात में अदब व एहतराम ही है। अगर हम वो करेंगे तभी हम एक मायारी नात खां कहलाने के लायक हैं, तभी नात से लगाव होता है। ऐसा ही होता है। आपकी आवाज़ को रूज लेवल कहा जाता है, आप अपनी खूबी को कैसे बरकरार रखते हैं? इसके लिए बहुत मेहनत भी दरकार होती है, हर चीज़ के लिए मेहनत होती है। आप अगर सिंगर हैं, उसमें आपको रियाज करने पड़ते हैं, आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है अपने घर का। अगर आप कहें कि उसको बरकरार रखना मुश्किल भी है, आसान भी है, क्योंकि अगर आप कोई ऐसा काम कर लेंगे, आपने कुछ कोताही कर ली है या आपने कुछ ऐसा सिंपल वर्ड्स में कुछ खा लिया है, तो आप समझे आपका गला खराब है और फिर आप उसको ठीक होते होते बड़ा टाइम लग जाएगा। इस चीज़ को बरकरार रखने के लिए यही आपको रियाजत करनी पड़ती है, आपको अपना बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, इस फील्ड में मैंने देखा है कि एक टाइम ऐसा आ जाता है कि उसके बाद ना आपको कोई चीज़ अफेक्ट भी नहीं कि आप कुछ भी खा लो ना आपका गला बरकरार है। लेकिन कभी कभी अगर मौसम जैसे ख़राब हो रहा है आजकल, तो एकदम से गला पकड़ा जाता है। इन सब चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तभी आप इस चीज़ को आगे बरकरार रख सकते हैं, वरना अगर आप अपने इस फील्ड के साथ सिंसियर हैं तो, वरना तो फिर आप काफ़ी डिफिकल्टीज होती हैं। बहुत डिफिकल्टीज होती हैं। आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है हर चीज़ का कि आपने ये खाना है, ये नहीं खाना। अक्सर कभी कभी ठंडा पानी भी आपके गले को असर कर जाता है। अच्छा, तो नात खाने के अलावा आपकी क्या मसरूफियात हैं? अगर आप अचीवमेंट्स भी बताना चाहेंगे। नात खाने के अलावा एज ए नात खां तो मैं जैसे आपने मेंशन भी किया, कॉलेजेस में भी जाती रहती हूँ, कोई प्रोग्राम्स हो उनमें एज ए नात खां नात पढ़ने के लिए भी जाती हूँ और एज ए जज भी जाती हूँ। वही नगमा के जो कॉम्पिटिशन होते हैं इंटर कॉलेज उसमें भी जाती हूँ। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ होगी, फास्ट यूनिवर्सिटी में भी रिसेंटली पिछली वीक ही नात कॉम्पिटिशन हुआ, उनका दीन फेस्ट हुआ है किसी भी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, फर्स्ट दीन फेस्ट था 2024 का, वहाँ पे मैंने नात कॉम्पिटिशन रखा था, तो वहाँ पे मैं एज जज रही थी। उसके बाद अब्बासीन यूनिवर्सिटी है वहाँ पे और टीवी चैनल्स पे भी। इसके अलावा जो है जो हमारी महाफिज वगैरह होती है घरों में, जो घरेलू महाफिज होती है, वहाँ पे
भी मेरी मसरूफियत है और मैं उसके अलावा अपनी एक अकेडमी है मेरी, निज़ामी नात अकेडमी, उसको मैं रन कर रही हूँ। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद पढ़ाती हूँ और मैंने 20 जो बच्चे हैं वो मेरे पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सिर्फ मैं अकेली ही चला रही हूँ या 70 बच्चे हों, हाँ, तो ये 20 बच्चे मैंने ही पढ़ाए हैं। और अभी भी मेरे पास 10 बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं, जो पाकिस्तान के भी हैं और बाहर के भी हैं, और इस कंट्री के बच्चे हैं जो मेरे पास पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा आगे प्लान ये है कि इसी को ही इंशाल्लाह मैंने कुरान अकेडमी के साथ नात अकेडमी भी स्टार्ट करनी है। सुनो अभी कुछ चीज़ें उसकी चल रही हैं, क्योंकि हर चीज़ के पीछे आपको एक पूरा स्केड्यूल बनाना पड़ता है आपको प्रॉपरली हर चीज़ को, तो वो करके इंशाल्लाह उसके बाद नात अकेडमी भी सुनो इंशाल्लाह इसी के साथ। तो इस तकरीब के इख्तिताम पे हम आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे। जी। आप INCG बारकोड की बैच की फर्स्ट स्टूडेंट थी, मतलब फर्स्ट बैच की स्टूडेंट थी, तो आप मौजूदा ताल्लुकात को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो आप नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं? मेरी क्या है, मैं एक आम सा बंदा हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि अगर अल्लाह ने इस स्टेज पर पहुँचाया, इस जगह पे बिठाया कि हम किसी को इस चीज़ के लिए मोटिवेट कर सकें। इस चीज़ के लिए सबसे पहले जो होता है ना, आपका शौक बहुत मैटर करता है। अगर आप अपने अंदर शौक रखती हैं ना, तो मैं आपको यही मोटिवेशन दूँगी कि आप उसको, इस शौक को ना आपने अपने अंदर नहीं रखना, उसको बाहर निकालना है। क्योंकि अगर आप बाहर इसको निकालेंगी, एफर्ट करेंगी, तो ये आपको बहुत आगे लेके जाएगा। मुझे याद है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कितनी एफर्ट की, स्पेशली हाँ बहुत, इसमें लोग कहते हैं इसमें क्या एफर्ट है, यहाँ पढ़ना और जाके यहाँ पढ़ लेना, ऐसे नहीं होता, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। शुरू में तो आप जितने, जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, वो आपका होता है कॉम्पिटिशन। आप कॉम्पिटिशन में जाएँ, आपको वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप कंपटीशन में एज अ ऑडियंस भी बैठे हुए हैं ना, मेरे जैसा अगर ऑडियंस में बैठा हुआ है, तो वो उधर से भी सीखेगा। लेकिन आप अपना माइंड लर्निंग वाला लेके जाएं। अगर आप माइंड ही अपना लर्निंग वाला नहीं लेके जाएंगे ना, तो आप कुछ नहीं सीखेंगे। आप कंपटीशन में जाएं, अगर आप फेल भी होंगे ना, फिर भी आप सीखेंगे। फेल होकर भी आपको पता चलेगा कि मैंने क्या फ्लॉस किए हैं, क्या मेरा स्केल तो नहीं ऊपर नीचे हो गया, मुझे क्यों नहीं पढ़ा गया, मेरी क्या गलती हुई, आप उससे भी सीखेंगे। अगर आप जीत जाएंगे तो आपके अंदर मोटिवेशन हो रहा है, वो तो आपका गुड लक होगा कि आपके अंदर मोटिवेशन आएगी कि इसको तो मैंने आगे लेके जाना है। फिर वो एक अचीवमेंट आपके लिए ना एक कैरियर फर्स्ट स्टेप बनती है, और वही मुश्किल होता है। जो पहला स्टेप होता है ना, वही मुश्किल होता है। जब वो पार हो जाएगा ना, तो फिर आपके लिए आगे आसानी है। तो अगर आपके अंदर ये शौक है, मेरा पैगाम यही होगा, तो आप इसको बाहर निकालें, आप इसको पॉलिश करें। किसी अगर कोई जानने वाला, कोई ऐसा आपको लग रहा है कि ये अच्छा टीचर है, आप टीचर से ज़रूर सीखें। उस्ताद आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको एक अच्छा उस्ताद मिल गया है ना, जो आपके साथ सिंसियर उस्ताद है, तो वो तो मैंने भी वही है। वो उस्ताद वही है अगर वो सिंसियर उस्ताद है, अगर वो आपको सही तरीके से सिखा रहा है और आपको ईच एंड एवरीथिंग बता रहा है, कुछ ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आगे बढ़ने देगा, तो वो वही है, उसको नहीं छोड़ना, आपको उसके पैरों में पड़ना है। उस्ताद के पास सब कुछ मिल जाता है आपको, ये ऐसा पॉलिश करेगा आपको कि आपको अच्छा, आपको मज़ा आएगा इस फील्ड में ना, आपको बताएगा ईच एंड एवरीथिंग कि आपने ऐसे करना है, ऐसे करना है। उस्ताद को पकड़ें, आप कंपटीशन में जाएं, और फिर आगे आपको रास्ते खुद मिलते हैं। आपको अगर आपकी आवाज़ एक बार टीवी चैनल पर चली गई है ना, आपको पसंद आ रही है उनको, तो फिर वो आपको नहीं छोड़ते, वो आपको पकड़ लेते हैं, कहते हैं ये अच्छी बच्ची है, अच्छी नाच साइंस को पकड़ना। तो जैसे रिसेंटली हम लोग प्राइम मिनिस्टर हाउस में गए थे ना, ये मेरा फर्स्ट ईयर कि मुझे वहाँ से कॉल आई, और वहाँ से हर बंदा कहता है कि हमें तो उससे कॉल आई है, किसी ने हमारा नंबर दिया था, तो ये हुआ था। मुझे डायरेक्ट कॉल आई और मैं परेशान था, आपको मुझे कॉल आती है कि प्लेन से आपके इस पर कॉल आ रहा है, तो मैंने तो किसी को सिफारिश के लिए भी लिखा, क्योंकि सिफारिश अक्सर होता है ऐसी बड़ी जगहों से ना लग जाती है, लेकिन वहाँ पर नहीं हुई। उन्होंने डायरेक्ट मुझे कॉल किया है, उनके पास कहाँ से मेरा नंबर आया, कहाँ से गया, आई डोंट नो। लेकिन अगर आप अच्छी नीयत के साथ इस फील्ड में चलोगे ना, तो आपको ज़रूर रास्ते मिलेंगे। हाँ, आपको बस पहली कोशिश है आपकी कि आपने एफर्ट करनी है, अपनी पूरी एफर्ट करनी है। जहाँ आपको लगता है आप जा सकती हो, जहाँ तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकती हो पहुँचाओ। टीवी चैनल हो गया, किसी महफिल में चले जाओ, वहाँ पर अक्सर लोग सुन के आपको आगे बुला लेते हैं। थोड़ी एफर्ट अपनी दो, घर से बाहर निकलो, इसको अपने अंदर से निकालो कि मेरे पास आवाज़ है, मैं कुछ कर सकती हूँ, फिर आपको रास्ते खुद ब खुद खुलते हैं। Thank you so much, ma'am, for joining us today. We'll see you soon. Allah Hafiz. Thank you so much.